बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। कहते हैं हमारी सारी कोशिशें कामयाब नहीं होती, लेकिन हमारी कामयाबी के पीछे हमारे कोशिशों का ही हाथ होता है। तो चलिए हम और आप मिलके कृषि जगत में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं और साथ रखते हैं कुछ जानकारियां जो हमें मिलेंगी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। कार्यक्रम की शुरुआत कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्षा के जल को तालाब में बांधकर रखने का करे प्रबंध। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की करे खेती। अरहर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए बिरसा अरहर 1। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई वर्षा के जल को तालाब में बांधकर रखने का प्रबंध करें, क्योंकि इस पानी से खरीफ फसल को सुखाड़ से जहां बचाया जा सकता है, वहीं रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। मॉनसून को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। इससे बेहतर आमदनी होगी, क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पशुपालक भाई गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपके पास संरक्षित किया हुआ चारा है तो उसे आप दे सकते हैं। साथ ही पेड़ पौधों की पत्तियों को भी चारा के रूप में दिया जा सकता है। पशुपालक भाई दुधारू पशुओं से पर्याप्त दूध प्राप्त करने के लिए उनके आहार पर ध्यान दें। प्रयास करें उन्हें हरा चारा ज्यादा से ज्यादा दें। इसके लिए आप जंगली पेड़ पौधों की पत्तियों के साथ ही हाइब्रिड नेपियर का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी जैसे गर्मियों के मौसम में खासकर जो दुधारू पशु हैं उनको अभी जो उपलब्ध है हमारे पास, जो संरक्षित अगर हम लोग है साइलेज बना के रखा है हमने, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही जो ट्री लीव्स हैं जैसे सुबाबुल या फिर सेसेबेनिया, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। और मुनगा के जो प्लांट्स हैं उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और जो जंगल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उसका भी उपयोग कॉस्ट को कट करने के लिए हम लोग किसान भाई उसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अभी हाइब्रिड नेपियर जो कि साल भर उगता है और इसका उपयोग लगातार किया जा सकता है, क्योंकि ये 4 से 5 कटिंग तक वो साल भर में उपलब्ध है। दलहनी फसल अरहर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन के लिए 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में बिरसा अरहर 1 या बहार लगाए। अरहर की खेती के लिए 2 से 3 बार खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दे। जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह मिला दे। अरहर टार जमीन की फसल है, इसलिए खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे बीज बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में फल मक्खी लगने का खतरा रहता है। फल मक्खी उड़ने वाले कीट होते हैं जो टमाटर के फसल को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इस कीट से बचाव के लिए बुआई से पहले सुरक्षा कदम उठाए जाते हैं। इसके लिए किसान कतारों में टमाटर की बुआई करे और टमाटर की हर 16 पंक्ति के बाद एक पंक्ति गेंदा फूल लगाए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन खरीफ की खेती करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। खरीफ में सब्जियों की खेती की बुआई आप जुलाई तक कर सकते हैं। कैसे करें इसकी देखभाल और कैसे करें इसकी खेती ताकि अच्छी फसल ली जा सके, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ में सब्जियों की खेती एवं देखभाल, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है खरीफ में सब्जियों की खेती एवं देखभाल, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरीफ में सब्जियों की खेती करनी है तो कैसे करेंगे और क्या क्या शुरुआती ध्यान देंगे। किसान भाइयों, अगर खरीफ में हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि हम ऐसी जगह सब्जियों की खेती करें जहाँ पर पानी जल जमाव ना हो। इसके लिए कोशिश करें कि हम लोग टाड़ में या मध्यम ज़मीन जहाँ पर पानी न जमता हो,
उस क्षेत्र का चुनाव करें। चुनाव करने के बाद वहाँ पर अच्छी तरीके से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद हम जो फसल ले रहे हैं, जैसे लतर वाली फसल ले रहे हैं, जैसे कद्दू, करेला, नेनुआ, झींगा या फिर भिंडी अगर हम ले रहे हैं, तो उसका बीज अच्छी तरीके से अच्छी प्रजाति के अनुसार उपचारित करें। अगर बीज उपचारित कर लेंगे तो हमारे जो रोग हैं फफूंद जनित वो नहीं होते हैं। तो जगह के चुनाव के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का हम चुनाव करें। चुनाव करने के बाद उसका हम बीज उपचार करें। बीज उपचार करने के बाद अगर संभव हो तो हम क्यारी में तैयार कर लें, नहीं तो जो जर्मिनेशन ट्रे आती है उसमें हम उसको बीज को अंकुरित कर लें। और हम जिस जगह पे लगा रहे हैं, खेत में लगाना चाहते हैं, तो जर्मिनेशन ट्रे में अगर अंकुरित कर लेंगे तो हम उसको ले जाके हम वहाँ पर रोप सकते हैं। तो मेन है कि हम जगह का चुनाव करें, प्रजातियों का चुनाव करें, बीज उपचार करें, इसके बाद हम उसकी मतलब बुआई और रोपाई करें। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खरीफ में अगर सब्जी लगाना है तो क्या सही समय होने चाहिए और कौन सी किस्मों का सब्जी का चुनाव करके हमारे किसान भाई लगा सकते हैं? देखिए, खरीफ में अगर हम फसल मतलब सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो जो सर्वोत्तम समय है वो अगर हम पहले से चाहते हैं, अगेती है, तो हम मई में तैयार कर लें, नहीं तो हम जून में उसकी 15 जून तक उसकी बुआई कर लें या हम उसकी नर्सरी डाल दें। या अगर खेत में हमको लगाना है तो हम खेत में सीधा लगा दें, एक एक दो दो बीज। और ये ध्यान लें कि कौन सी फसल हमको लगानी है, उसके उन्नत प्रभेद क्या हैं। उन्नत प्रभेद में कोई भी जो प्रभेद है वो रोगरोधी है कि नहीं। जैसे हम करेला लगा रहे हैं या फिर कद्दू लगा रहे हैं, खीरा लगा रहे हैं, नेनुआ लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं। अगर भिंडी लगा रहे हैं तो येलो बेन मोज़ेक से हमारी रेजिस्टेंट है कि नहीं, तो ये चीज़ का हम ध्यान रख लें। इसके बाद ही हम उसको मतलब बीज को बोएं, जिससे कि हमारी जो फसल है वो रोगरोधी हो जाके उसमें किसी तरीके की बीमारी ना लगे। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई हमारे खरीफ में फसलों की खेती करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या सही समय होना, क्या सही देखभाल होनी चाहिए? मल्च आधारित खेती अगर करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई को बताएं। किसान भाइयों, आजकल आधुनिक युग में मल्च की खेती पे बहुत ज़्यादा मतलब जोर दिया जा रहा है, जिससे कि कम लागत में और बिना खरपतवार के हमारा अच्छा उत्पादन और ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। इसके लिए ये है, अगर हम मल्च से कर रहे हैं और साथ में ड्रिप इरिगेशन लगा रहे हैं तो कम से कम 1 मीटर चौड़ी हम मेड़ बना लेते हैं और उसको फिर पॉली मल्च से ये पॉलीथीन से ढक देते हैं। ढकने के बाद उसी में ही ड्रिप इरिगेशन के जो पाइप हैं वो लगा देते हैं और हम जगह जगह पे दूरी के अनुसार, फसल की दूरी के अनुसार, जैसे कोई 1 मीटर पे लगाते हैं, कोई 1.5 मीटर पे, कोई 75 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर पे होल करके हम पौधों को लगा देते हैं। और अगर हमको फर्टिगेशन भी देना है, अगर खाद देना है या हमको कोई फंजीसाइड देना है, तो हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम उसको फर्टिगेशन या कर देते हैं। ये देखा जा रहा है कि बरसात में सबसे बड़ी समस्या आती है कि पानी भरने की। तो कितना भी हम मतलब करें, अचानक हम रोप के चलते हैं और पीछे से बारिश हो जाती है, तो अगर हम देखते हैं कि मेरा खेत ज़रा सा भी नीचा है तो हम पहले से मेड़ बना लेते हैं। मेड़ पे ही मतलब पौधों की रोपाई करते हैं। साथ साथ है स्टेकिंग कर, जैसे हमारा पौधा बड़ा होता है स्टेकिंग कर देते हैं, जिससे कि हम जो पौधा है वो ज़मीन पे नहीं लगे या फल ज़मीन पे नहीं लगे। अगर फल ज़मीन पे लगता है, पानी उसमें लगता है, तो उसमें सड़ने की समस्या आ जाती है और बहुत से रोग लगते हैं। क्योंकि जब हम पानी भरता है जाके तो पौधे भी गलने शुरू हो जाते हैं और साथ साथ है कि फल भी गलना शुरू हो जाता है। तो हम देखें कि ज़्यादातर स्टेकिंग करने से बहुत मतलब जैसे टमाटर में है तो बहुत मतलब उत्पादन का उसका बढ़ जाता है। साथ साथ है कि जो फल सड़न की है समस्या वो नहीं रहती है। और
तोड़ने में भी आराम होती है। बहुत से किसान हैं आजकल स्टैकिंग करके ही सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो खीरा हो, चाहे आपका करेला हो या कद्दू है, नेनुआ है, उसको सीधे सीधे वो स्टैकिंग कर देते हैं, चाहे बांस का करें या झाड़ी से बना के कर देते हैं, जिससे कि फल में और उसकी जो लत्तर में है किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है, और जो फल भी होते हैं निकलते हैं वो सुंदर होते हैं, बाज़ार में उनकी ज़्यादा मांग होती है जाके, और देखने में वो अच्छे लगते हैं, चमकीले होते हैं और उसका पैसा भी अधिक मिलता है। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देंगे कि खरीफ के मौसम में वो फसलों की खेती करके कैसे मुनाफा ले सकते हैं? किसान भाइयों, आजकल तो सब्जी का बहुत ज़्यादा मतलब मांग है और हर एक आदमी सब्जी खाना चाहता है। सब्जी से जो हमारा लाभ है वो तिगुना तक मिलता है जाके। तो अगर हम अच्छी तरीके से यानी हम बीज का चुनाव अच्छा करें, खेत का चुनाव अच्छा करें, बीज उपचार करें, और साथ साथ है कि हम अगर प्राकृतिक खेती या कार्बनिक खेती की तरफ हम सब्जियों को ज़्यादा मतलब ध्यान दें और समय पे सिंचाई करें, साथ साथ है उसको खरपतवार से मुक्त रखें। पेड़ में और पौधों में अगर किसी तरीके की बीमारी या कीट लगता है तो जैविक कीटनाशी जैसे जो नीम आधारित हैं उनका प्रयोग करें, और समय समय पर उसकी देखभाल करते रहेंगे तो हमको जो सब्जी है वो अधिक लाभकारी होगी जाके, और उसकी मांग भी मतलब अधिक होगी जाके। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। और किसान भाई बहन, हमारे यहाँ की जो खेती है वो बारिश पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अगर बारिश अच्छी होती है तो हमारी खेती अच्छी होती है, लेकिन बारिश कम हो तो हमें नुकसान उठाने का खतरा रहता है। बारिश अगर कम हो तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने फसलों का प्रबंधन कैसे करें, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कम वर्षा में फसल प्रबंधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र बेंगाबाद के विशेषज्ञ डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है कम वर्षा में फसल प्रबंधन, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कम वर्षा में कैसे वो फसल का प्रबंधन करेंगे और कैसे खेती करके वो आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों, इस समय खरीफ मौसम का शुरुआत होने वाला है। इस समय ज़्यादातर किसान बंधु धान की बुआई करते हैं और इसके बाद रोपाई करते हैं। मक्का है, अरहर है, उड़द, मूंग, साथ साथ सब्जी में बैंगन है, टमाटर, बरसाती टमाटर है, नेनुआ है, कद्दू है, भिंडी है, इन सब की देखभाल भी करते हैं, साथ साथ बुआई भी करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों ये है कि अगर बरसात कम हो रही है तो हमको पहले थोड़ा सा जगह पे गर्मा की जुताई कर लेते हैं, और हम जो धान अगर हम ले रहे हैं, कोई फसल धान की फसल ले रहे हैं, तो बीज हमको एक साथ नहीं डालना है। थोड़े थोड़े 8-8 दिन पे हम उसको बीज डालें। जैसे सपोज हम एक हेक्टेयर मतलब धान का बीज बो रहे हैं तो हमको 40 किलो बीज की आवश्यकता होगी। 40 किलो बीज हम एक साथ नहीं डाल के हम उसको 3 भागों में कर लेते हैं, और इसके बाद डालते हैं कि देख लेते हैं कि कितना कितना इंटरवल में मेरा फसल तैयार हो जाएगा, जाके बरसात कब होगी जाके सब वो। क्योंकि धान की फसल में देखा जाता है कि हमको जो रोपाई है वो 21 दिन के अंदर कर देनी होती है। तो अगर देख रहे हैं कि ज़्यादा दिन का हमारा बिचड़ा हो रहा है तो हम उसको जो पहले डाले हैं उसको हटा देंगे, उसकी जगह हम जो आगे मतलब बीज बोए हैं उसको ले लेंगे। तो इस तरीके से समय समय पर। और दूसरा है कि धान की जो बुआई करते हैं, जिसको हम लोग बीहन डालना बोलते हैं, वो हम किसी जल स्रोत के पास डालें। जैसे तालाब है या कुआं है या चापाकल है, कहीं भी है वहाँ पर हम उसको डालें कि अगर हमारा बरसात नहीं होती है तो हम कम से कम उसमें अपने बिचड़ा को बचा सकते हैं, हल्की सिंचाई कर सकते हैं और हमारा बिचड़ा बच जाएगा। अगर पानी हम नहीं दे सकते हैं तो बिचड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस मौसम में ये ध्यान देने हैं कि जहाँ भी हम बिचड़ा डालें धान का, वहाँ पानी का जो स्रोत है उसको सुनिश्चित कर लें और इस आधार पे ही हम डालें। साथ साथ है कि अगर हम मकई है या अरहर है या उड़द हम बुआई कर रहे हैं तो
हल्की जो है 15 जून के बाद हम मतलब उसकी बुआई करें और अच्छी तरीके मतलब देख लें कि यहाँ बरसात होने वाली नहीं है। दलहनी फसलों में खासकर हम ये देखें कि हम निचले खेतों में उसकी बुआई नहीं करें, या हम कनाली है, ये जो मीडियम लैंड है, या हमारा टांड है, वहाँ पर बुआई करें, जिससे कि अगर बरसात भी ज़्यादा हो जाती है कभी तो हम उसका जल निकास की अच्छी व्यवस्था करें तो हमारा फसल नहीं मरेगा। तो किसान भाइयों ये है कि जो अगर हम धान डालें तो जल स्रोत के पास डालें और बिचड़ा एक साथ नहीं डालें। डॉक्टर साहब, कभी कभी हमारे किसान भाई जो फसल लगा देते हैं उसके बाद देखते हैं कि जिस अनुमान से बारिश होनी चाहिए उस अनुमान से बारिश नहीं होती, तो ऐसे में किसान भाई क्या करेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे? किसान भाइयों, मौसम की अनिश्चितता तो बनी रहती है, पानी कभी जल्दी गिरता है, कभी देर से गिरता है जाके। ऐसी परिस्थितियों में सबसे जो हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम कम समय में कम अवधि की फसलों का चुनाव करें। जैसे अगर हम टाड़ के लिए हैं तो अंजलि है, वंदना है, वो हमारी 90 से 95 दिन में हो जाती है, या ललाट है, स्वर्णा है, नवीन है, अभिषेक है, MTU 10 है, वो हमारी 120 से 125 दिन के धान की फसल वो हो जाती है। और लंबी अवधि में है MTU 27-29 है, राजश्री है, ये प्रजातियाँ हमको मतलब 145 से 150 दिन में मतलब तैयार होती हैं। लेकिन अगर वर्षा की अनिश्चितता हम देख रहे हैं तो हमको कम अवधि की या मध्यम अवधि की ही किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जैसे अरहर में भी है, कुछ फसलें मतलब कुछ किस्में हैं 9 महीने में तैयार होती हैं, कुछ हमारी मतलब 6 महीने में ही तैयार होती हैं। तो जो कम अवधि में तैयार होती हैं उनको। और दूसरी बात ये है कि हम अगर देख रहे हैं कि कम बारिश हो रही है, कम वो हो रहा है, तो जो कम पानी में होती हैं, जैसे मेरा उड़द है, मूंग है, तिल है, उन फसलों का चुनाव करें। और इसके लिए हमारा तिल भी बहुत काफ़ी हद तक है कि हम कम पानी में उसको हो सकते हैं। मक्का हमारी कम पानी में, ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है, इन सब का चुनाव करें हम, चूँकि पानी धान के लिए अधिक है और हमारे झारखंड की मुख्य फसल भी है। लेकिन अगर पानी नहीं ज़्यादा होगा तो हमारी उत्पादन नहीं होगा। इसके जगह हम जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसका हम उसके ऊपर ध्यान दें और उन फसलों का ही मतलब चुनाव करें। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देंगे कि कम वर्षा में कैसे वो फसल का प्रबंधन करके अधिक से अधिक मुनाफा ले पाए? किसान भाइयों, सबसे पहले ये है कि हम जो फसल का जो चुनाव करें उनकी कम अवधि वाली फसलों का चुनाव करें। अगर धान का बिचड़ा डाल रहे हैं तो हम जल स्रोत के पास डालें और एक साथ एक बार में ना डालें। दूसरी बात है कि अगर धान के अलावा भी बहुत सी जो फसलें हैं जो कि अच्छा उत्पादन और हमको आय दे सकती हैं, जैसे मक्का है, कम अवधि में तैयार हो जाती है, लोग भुट्टा ही बेच लेते हैं, उड़द है, मूंग है, तिल है, कुल्थी है, इन फसलों का चुनाव करें, जिससे कि हमारा ज़रूरी नहीं है कि हम धान से हम ज़्यादा उत्पादन ले जाके, वो है कि मेरा मुख्य फसल है हम लोगों का, लेकिन हम दूसरी वैकल्पिक फसलों को अपना के भी अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपना अच्छा आय कम समय में अच्छी आय भी बना सकते हैं। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कि कम वर्षा में भी आप कितनी अच्छी तरीके से फसलों का उत्पादन करके लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाई। तो देखा किसान भाई बहनों, अगर कम बारिश हो और हम अपने फसलों का प्रबंधन अच्छे से करें तो नुकसान नहीं होगा। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है हमें कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप हमें खत द्वारा लिख के बता सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।